गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे इसको। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले टर्म्स पढ़ते हैं जो जो इसमें यूज़ होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसमें 1.5 डेसिमल पार्ट नहीं आता। तो यानी कि 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। चलो नेक्स्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या होता है कि एक जीरो और बढ़ जाती है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होती, लेकिन होल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। पूर्ण संख्याएं। तो एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number, क्योंकि ज़ीरो इंक्लूड हो जाती है होल नंबर में, ठीक है। इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब इंटीजर थोड़ा ब्रॉड है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव पार्ट होगा उसे कहेंगे हम नेगेटिव इंटीजर, माइनस इन्फिनाइट से -1। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो, उसमें जीरो भी आ जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर में। और पॉजिटिव इंटीजर में 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। ना तो ज़ीरो नेगेटिव नंबर है, ना ही पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना कि ज़ीरो आपका क्या है? इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। क्यों है ये इवन इंटीजर? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ज़ीरो आपकी इवन इंटीजर क्यों है। देखिए, इवन, इवन में यदि आप इवन नंबर को ऐड करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा, ठीक है। ओड में यदि आप इवन को ऐड करते हो तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ओड में यदि आप इवन को ऐड करते हो तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ओड मिलेगा। समझना बात को। यानी कि ओड नंबर में यदि आप इवन नंबर ऐड करते हो तो आपको जो आंसर आएगा वो ओड नंबर आएगा। यदि आप ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। इस बात को याद रखो पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले मान के चलते हैं कि हमारा जीरो, हम ओड मान के चलते हैं कि अज्यूम कर लो ज़ीरो क्या है? ओड है। यदि ज़ीरो ओड है तो ओड में जीरो ओड है। यदि हम इवन नंबर ऐड करते हैं, इवन ले लो लेट से 4, तो आंसर क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? भाई ज़ीरो में 4 ऐड करोगे तो 4 आ रहा है, और 4 क्या है? इवन। यदि आप इसको ओड मानते हो और ये इवन हो गया, यदि आप ओड में इवन को ऐड करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। यानी कि आपने जो अज्यूम किया है जीरो ओड है, वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं कर पा रही है, इन रिजल्ट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। यदि ज़ीरो ओड है तो ज़ीरो इन रिजल्ट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा। यदि ज़ीरो इवन है तो फॉलो हो जाता है। देखो, यदि इवन है तो इवन में यदि ज़ीरो इवन है, सपोज ज़ीरो इवन है, ज़ीरो इवन है, अब इसमें क्या करूँ? ओड ऐड करता हूँ, लेट से 3, तो आंसर क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। 3 + 0 3, ओड आ रहा है। यानी कि अब कंडीशन क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। लेकिन पहले कंडीशन क्या है? फॉलो नहीं हो रही थी। इसलिए ज़ीरो क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। ये याद रखना, ज़ीरो क्या है? इवन इंटीजर है या इवन नंबर है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ज़ीरो इवन क्यों है।
इवन और ओड नंबर क्या होते हैं ये भी आप जान लो। इवन नंबर क्या होंगे, जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे नंबर्स, उनको क्या कहेंगे, इवन। यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 बचेगा, तो उसे कहते हैं हम इवन नंबर। और रिमाइंडर कुछ भी बच जाए तो वो ओड नंबर है। 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ भी बचेगा तो वो ओड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाए यानी कि 2 एक उसका उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए, तो वो क्या है, इवन नंबर होगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, तो वो क्या है, इवन नंबर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से लेके इन्फानाइट तक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यही नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप होल नंबर भी कह सकते हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप होल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, तो कभी कोई कहता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप समझ जाना वो होल नंबर कह रहा है, या वो होल नंबर कहता है तो आप समझ जाना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात भी कर सकता है, कह सकता है उसकी जगह पे। ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं आपने पढ़ ली हैं। चलो अब पढ़ते हैं। अब इस पॉजिटिव इंटीजर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 3 पार्ट्स कौन से में डिवाइड किया है ये देख लो। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर, दूसरा 1 और थर्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हों, सिर्फ 2 फैक्टर हों, तो उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन। इनके क्या हैं, 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या फिर ये 1 से डिवाइड हो सकता है। देखो 2 ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर डिवाइड कर सके जिसके वो फैक्टर है। ठीक है, तो 2 इसके भी 2 फैक्टर हैं। 9 क्या प्राइम नंबर है, आप कहोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, ये अपनी टेबल 9 से भी जाता है। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, खाली 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो गए तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 9 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 अपनी ही टेबल से जाता है। तो प्राइम नंबर के लिए कितने चाहिए, 2 फैक्टर्स चाहिए, और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। ना तो 1 का 2 फैक्टर है, ना 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं, ये p/q की फॉर्म में होती हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यदि q नॉट इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इन्फानाइट हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इसलिए, और p और q को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब असभाज्य, हिंदी में कहते हैं असभाज्य नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, यानी कि HCF क्या हो, 1 हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाए, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसका डेसिमल पार्ट ख़त्म ना हो लेकिन वो डेसिमल पार्ट क्या करे, एक रिपीटेड ब्लॉक बना ले, एक पैटर्न बना ले, उस पैटर्न में क्या करे, वो रिपीट करे, वो संख्या रिपीट करे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कि डेसिमल पार्ट टर्मिनेट ना हो, चलता रहे,
लेकिन वो क्या करे, एक संख्या या एक से ज़्यादा संख्याएं उसमें क्या करें, रिपीट करें, ठीक है, उसमें वो डिजिट्स रिपीट करें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टर्मिनेटिंग रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेटिंग के, दोनों रैशनल रैशनल में आते हैं। रैशनल टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जैसे कि 1/2, इसको डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 0.5। देखो डेसिमल पार्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल पार्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे हो गया 1/7, 1/3 ले लो एग्जांपल के तौर पे, तो 1/3 क्या होता है, 0.3333 ऐसे करके चलता रहेगा, ना डेसिमल पार्ट खत्म होगा और आगे तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, तीन जो 3 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार लगा दो इसके ऊपर। इस बार का मतलब है कि ये 3 डेसिमल के बाद ये 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रिकरिंग नंबर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। कन्फ्यूज़न होती है कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो मैं आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, जैसे 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 तो 25 हो गया, और ऐसे करके ये चलते रहेंगे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर समझिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया होगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं समझिए, परफेक्ट नंबर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ, 6 के फैक्टर कर लीजिए कि 6 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 6 1 से हो सकता है, ठीक है, और 6 किस से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 6 3 से हो सकता है, 6 6 से हो सकता है, ठीक है। अब इस 6 को अपने को एक्सक्लूड कर दे, तो और सभी फैक्टरों का सम वही आना चाहिए जो वो नंबर है। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। देखो इसको एक्सक्लूड करके वो अपने को एक्सक्लूड कर ले, या अपने को इंक्लूड करेगा तो कितना आना चाहिए, 2 × n, डबल ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का डबल आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए, अपने को इंक्लूड कर ले तो देखो इनका सम 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ 28। अब ये देखते हैं ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। जैसे ये 1 से, और किसकी टेबल से, 4 की टेबल से, और किसकी टेबल से, 7 की टेबल से, और किसकी टेबल से, 14 की टेबल से, और किसी की टेबल से, अपनी 28 की टेबल से। अब इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ मैं, 28 को एक्सक्लूड कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, क्योंकि ये अपनी टेबल वाले फैक्टर को हटा दो। अब इनका सम और ये जो बची हुई हैं फैक्टर, इनका सम कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। देखो आ रहा है, 14 + 5, 4 1 + 5 19, 18 19, 19 + 7 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक 2 भी आता है, ये 2 की टेबल से भी जाता है, 26 + 2 28, समझ रहे हो आप। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। अपने को एक्सक्लूड कर दिया, यदि अपने को इंक्लूड करता तो कितना आना चाहिए था, इसका डबल होना चाहिए था, यानी कि कितना आना चाहिए था, 56 आना चाहिए था, आता है 56, आएगा 56। तो 1 हो गया, 28 हो गया, ये क्या हो गए, परफेक्ट नंबर हो गए। अपने को एक्सक्लूड करके, 28 को एक्सक्लूड करके, और जितने भी इसके फैक्टर हो उनका सम 28 ही आना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम टर्मिनेटिंग पार्ट को, जो नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग पार्ट है, रिपीटिंग पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ये क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 1/7। अब एक बार मैं आपको 1/7 की साइकिल समझाता हूँ। 1/7 कितना आता है, डिवाइड करके 0.14287, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ बार। बार मतलब बार बार यही रिपीट करेगा, 0.142857। आगे क्या आएगा, 142,857, 142,857, ऐसे करके बार बार यही रिपीट करेगा। तो मैंने इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया कि बार बार यही आएगा। ठीक है, यदि आपको कह दिया जाए कि आप 2/7 का आंसर बताओ क्या आएगा, बिना डिवाइड किए, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे कि जी एक 7×2 = 14, 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये इसमें 2 कहाँ पे है, ये तो यहाँ से स्टार्ट कर दो पॉइंट लगा के, 0.2857, और इसके बाद ये 14 यानी पीछे लिख दो, ये बन गया। यदि आपको 3/7 का बनाना होता, 3/7 का देखिए, 3/7 का बनाना होता तो पहला देखो 7×4 = 28 होता है, 30 बनता ना, 7×4 = 4। अब 4 देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है 4, ये रहा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, पॉइंट लगा के 4, 2, 8, 5, 7, 1, बार लगा देना, बार बार यही रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे आपको कह देता वो 5/7 का लिख के दिखाओ, 5/7 का आप क्या कहते, 7×7 = 49 होता है। ठीक है, तो 0.7 से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ ई 7 से स्टार्ट करना है, सबसे लास्ट वाले से। उसके बाद 1 आता है, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर 5 आएगा, और इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। ऐसे 6 का बोले, 6/7 का बोले तो आप 6/7 का भी लिख दोगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा गया है। ठीक, तो ये ऐसे ही लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 22/7 का लिखना है, 22/7 का लिखना है। तो 22/7 का लिखना है और डिवाइड नहीं करना, और लिख के दिखाना है क्या है बनेगा। अब देखो 7×3 = 21, तो 3 लिख लो पहले। अब क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1/7 का क्या था, 1/7 का क्या था, ये था जी 1/7 का। तो पॉइंट लगा के पूरा का पूरा यही लिख दो, 142,857, इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो 22/7 का क्या बन जाएगा, 3.142,857, और 1 पॉइंट डेसिमल के बाद बार लगता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सब पे बार लग जाएगा, 3 पे नहीं लगाना बार, ये बात याद रखना। 3 तो पूरा का पूरा गया है, डेसिमल के बाद रिपीटिशन होती है हमेशा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए और इसको समझिए। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटेड स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 1/3 है, तो इसमें कितनी रिपीटिंग स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब कितनी रिपीटिंग डिजिट्स होंगी। तो आप कहोगे लेस देन 3 होगी, जो डिवाइज़र होता है उससे कम होती है। ये डिवाइज़र 3 है, तो इसमें या तो 2 होंगी या 1 हो सकती है, या 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती ना 3 हो सकती। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 1/7 अभी किया है, 1/7 इसमें कितनी रिपीटिंग स्ट्रिंग हो सकती हैं, आप कह सकते हो 6 हो सकती है मैक्सिमम। मैक्सिमम 6 हो सकती है, देखो 6 ही है ये, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये कितनी है, 6। ये 6 ही रिपीट कर रही हैं, 6 से ज़्यादा 7 नहीं रिपीट हो सकती, इसमें 6 ही होंगी। मतलब डिवाइजर से हमेशा रिपीटिंग स्ट्रिंग कितनी होती है, छोटी होती है, बस इसको याद रखना। ठीक है, आप ये बात याद रखो। जैसे 1/3 है, 1/3 में कितनी है, 0.3, 1 है। ठीक है, ये 3 थी, इससे छोटी ही तो है, एक ही तो स्ट्रिंग बनी है, एक ही तो डिजिट रिपीट करेगी बार बार, तो 1 है। ठीक है, 3 नहीं हो सकती इसमें, या तो 2 भी हो सकती थी, पर 2 नहीं है, 1 है, तो 1 ही सही है। ठीक है, ये बात आप याद रखो। अब रैशनल नंबर, अब आपको एक रैशनल नंबर दे दिया जाए, समझना बात को, आपको एक रैशनल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगाना है, आप इस बात को समझो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको दे दिया 11/125, उसने कह दिया ये रैशनल नंबर है, तो आप समझ गए ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, उसने कह दिया आपको।
तो अब आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको ये बताना है। इसका डेसिमल पार्ट रिपीट करेगा या टर्मिनेट हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, यदि रिपीट करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हो जाएगा, और रिपीट नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5n के फैक्टर में लेना होता है। यदि आप इस पूरे को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फैक्टर्स में ले सकते हो, और कोई कुछ नहीं आना चाहिए, ना 3 आना चाहिए, ना 7 आना चाहिए, ना 11 आना चाहिए, और कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस 2 और 5 ही रहने चाहिए डिनोमिनेटर में। यदि 2 और 5 ही रहें खाली डिनोमिनेटर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 मिलके क्या बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं, और 10 क्या दे देता है, एक डेसिमल पॉइंट दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको करता हूँ क्वेश्चन को, 11 इज अपॉन 125। अब इस 125 को मुझे खोलना है, तो ये क्या होता है, 5 का क्या होगा, क्यूब होगा। हाँ जी, 5 का क्यूब होगा। यदि ये 5 का क्यूब है, समझ रही मेरी बात को, 5 का क्यूब है। अब मैं इसको 11 अपॉन 125 को 11 अपॉन 125 को कैसे लिख सकता हूँ, 11 अपॉन 5 की क्यूब इंटू 2 की पावर 0। लेकिन मैं 2 की पावर 3 बना सकता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में। कैसे, 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, बन जाएगा। ये खाली किस में है, 2 और 5 में है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इस बात को याद रखो। मैं नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल देता हूँ आपको, आप इस बात को याद रखो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देता हूँ, वो बात समझना। 64 इजी दे देता हूँ आपको, चलो 64 अपॉन 455, ये रैशनल नंबर है, आपको कह दिया रैशनल नंबर है, लेकिन आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, 64 अपॉन 455। अब 455 के फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर ही बनाओगे आप, तो ये बनाओगे तो 5 से जा रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 5 से जा रहा है। फिर 5 से जाने के बाद ये किससे जाएगा, ये देखना पड़ेगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 90 बना जाएगा। अब ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, तो 7 13 7 जा होता है 91 30। तो 5 के अलावा अब आप इस 7 को हटा सकते हो, कट रहा है ये 64 7 से, नहीं कट रहा। 13 को हटा सकते हो, नहीं हटा सकते। यानी कि 5 और 2 के सिवाय और दूसरा फैक्टर भी आ गया है इसमें, कौन से 7 और 13, और आप इसको क्या कर रहे हो, इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। अब ये डिनोमिनेटर में रहेंगे ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि 64 अपॉन 455 आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आप इस बात को ही समझो। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 77/210, आप खुद पता लगाना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो आप खुद पता लगाना इसका ये क्या है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर और बनेगा जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। मतलब एलिमिनेट का मतलब है ऊपर भी वो फैक्टर हो तो फिर कट जाता है, लेकिन आप काट नहीं पाओगे, उसको हटा नहीं पाओगे, इसलिए। ठीक है, इस बात को आप समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर कौन से नंबर हो, अपरिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ना तो वो ख़त्म हो
ना उसमें कोई भी डिजिट रिपीट करें, एक पैटर्न ना बनाए, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसे नहीं 0.345368 सो ऑन, तो आप कह रहे हो ये 3 रिपीट हो रहा है, नहीं, एक पैटर्न रिपीटिंग ब्लॉक बनता है, वो नहीं बन रहा। बस इतना हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 0.345 तो अब ये 345 का क्या है, एक ब्लॉक बन गया, ये बार बार 345 क्या करेगा, रिपीट करेगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर, क्योंकि ये रिकरिंग हो गया, और रिकरिंग किस में आता है, रैशनल में आता है। और ये हो गया आपका इरेशनल, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बना। डिजिट रिपीट कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक कोई सा नहीं बन रहा, इस बात को आप समझो, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक बनना चाहिए उसमें, तभी काम चलेगा। यदि नहीं बन रहा है तो ऐसे नहीं है डिजिट रिपीट कर रही है तो रैशनल नंबर हो जाए, नहीं, रिपीटिंग ब्लॉक होगा तो वो रिकरिंग में आता है, और रिकरिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। आप इस बात को समझो, ठीक है। और हम इरेशनल नंबर को कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब ख़त्म नहीं होगा तो हमें क्या पता नीचे कितनी जीरो लगाओगे आप, पता ही नहीं ना आपको, क्योंकि वो इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, इसीलिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। बस आप इस बात को याद रखो, इरेशनल होते हैं। अब आगे चल के हम आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर किन्हीं 2 नंबरों के बीच में कैसे फाउंड आउट करने हैं, ठीक है। पर आप पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस जो भी हमने पढ़ा है उसका हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर जितने भी आपके फ्रैक्शन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आप रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते, इसलिए तो जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे के सारे रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसलिए। अब रैशनल नंबर के अंदर 2 पार्ट बना दिए, एक इंटीजर और एक डेसिमल, ठीक है। इंटीजर अब ये बात, इंटीजर में डेसिमल पार्ट नहीं आता, ये बात याद रखना। ना होल नंबर में डेसिमल पार्ट आता है और ना ही नेचुरल नंबर में डेसिमल पार्ट आता है। इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डेसिमल पार्ट नहीं आता, मतलब आप डेसिमल पार्ट नहीं आता। जैसे 1.5 है, ना तो ये इंटीजर है, ना ये होल नंबर है, ना ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप इंटीजर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बात याद रखना। कैसे कर सकते हो, जैसे 2 है, इसके नीचे 1 लगा दो, 2/1। 2 तो इंटीजर है, लेकिन आपने फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मत समझना, मैं कह रहा हूँ डेसिमल पार्ट नहीं आता, 1.5 नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में कोई भी संख्या नहीं आती इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में, इस बात को याद रखो, ठीक है। अब डेसिमल में हमने ले लिए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है, ठीक है, याद रखना। तो आप कई जगह पे ये भी कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और कहीं पे कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों सेम बात है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो उसका डेसिमल पार्ट खत्म हो, नॉन रिपीटिंग, ना कोई रिपीटिंग ब्लॉक बने, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में पाई आ गया, पाई की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती, ना कोई रिपीटिंग ब्लॉक बनाती, ठीक है, चलती ही रहती है, ठीक है। √3 हो गया, √2 हो गया, मतलब रूट के अंदर कितने भी प्राइम नंबर्स, सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं समझ के, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर। एक बात और समझिए, जो इरेशनल नंबर होते हैं, यदि आप उनको ऐड करते हो, 2 इरेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो, और सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवाइड करते हो,
आपको जो आंसर मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही मिले। उसके लिए ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि करके, इस बात को आप समझ लेना, आप इसको देख लेना, समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7 हम कर चुके, मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने होते हैं। तो 1 एंड 2 है, तो एक तो तरीका ये है, पहला तरीका समझिए, 1+2/2, मतलब इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 1.5 लिख सकते थे आप। ठीक है, 3/2 का मतलब 1.5। अब 1.5 इनके बीच में आ गया, ये क्या है, रैशनल नंबर। अब या तो 1+1.5, 1+1.5 डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर 1.5 + 2 डिवाइड बाय 2 कर लो, ये इसी के बीच में आएंगे और आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, हो जाएंगे। यदि आपसे कह देता कि 5 फाइंड आउट करो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो आप हमेशा याद रखो कि इसने कितने का है, 5 का है, तो आप इसमें +1 कर दो, 6। यानी कि आप डिनोमिनेटर में क्या करो, 6 बनाओ। डिनोमिनेटर में क्या करो, 6 बनाओ। अब 1 के डिनोमिनेटर में 6 बनाओगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा। अब 2 के डिनोमिनेटर में बनाओगे तो 2 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर मतलब 2 के नीचे भी 6 बनाना है और 1 के नीचे भी 6 बनाना है, तो डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, 6/6, और वो कितना बन गया, 12/6। अब देखो इसके बीच में 7/6 हो गया, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया, 10/6 हो गया, 11/6 हो गया, हो गए ये 5 फाइंड आउट हो गए। और ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इस बात को समझो। एक जनरल फॉर्म भी दे देता हूँ मैं आपको, कभी फाइंड आउट करने हो तो, जैसे ए और बी, इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपको कैसे क्या करना है, a k+b डिवाइड बाय k+1, वेयर k = 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके पुट कर देना। पहले k की वैल्यू 1 पुट करना, और ये जो नंबर दे रखे हैं जिनके बीच में फाइंड आउट करना, वो नंबर लिख लेना। उसके बाद k की वैल्यू 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना, ऐसे करके आपको इसके बीच में रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। ये एक जनरल फॉर्म है, इसको याद कर लो, कैसे भी कर लो, आपको आंसर ना आना है। मैंने आपको कितने तरीके बता दिए। ठीक, अब फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √3 एंड √2। √2 और √3 के बीच में क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालने हैं। कौन से नंबर निकालने हैं, इरेशनल नंबर। तो इसके भी कई तरीके हैं, आप समझिए। पहला तरीका मैं आपको करा रहा हूँ। पहला तरीका है कि इसके बीच में कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, तो √AB। तो ये क्या करता है, इरेशनल नंबर देता है। तो मैं क्या करूँ, इनको अंडर रूट कर देता हूँ दोनों को, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब √2 √3 था, तो इसका अंडर रूट कर दो भाई, आपको इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, √2 √3, आपको ये पहला इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, √2 कितना होता है, यदि आपको पता है √2 कितना होता है, आप कहोगे 1.41 समथिंग होता है। √3 कितना होता है, आप कहोगे 1.7325 समथिंग होता है। तो ये 7 3 से स्टार्ट हो रहा है डेसिमल के बाद, और ये 4 से स्टार्ट हो रहा है डेसिमल के बाद, और ये 7 से स्टार्ट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो एक पहला भाई, इन दोनों के बीच में इन्फानाइट नंबर होंगे जो इरेशनल नंबर होंगे, और इन्फानाइट ही रैशनल नंबर होंगे। हमें नहीं पता ना कितने हैं, हमें तो कोई भी 2 लिखने हैं, तो हम 2 कोई से भी ले लेते हैं। तो 1.5 ले लो, 1 0 1 0 0 0 0 करके देखो, 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आएगा। अगला 1.52 ले लो, या 1.61 ले लो, ये इसी के बीच में आएगा, 0 0 0। मतलब ये नंबर
आएंगे, इनके बीच में रहेंगे ये नंबर, और ये नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। यदि आप इस बात को समझ सकते हो तो इस बात को समझो। देखो ये पॉइंट डेसिमल के बाद 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये डेसिमल के बाद 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो दो इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो 1.5 से स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट के बाद दोनों, और क्या होंगे, एक बार 1 ले लिया, एक बार यहाँ 2 ले लेते हैं, और आगे 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलाते रहते हैं। बस कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक का पैटर्न बनने नहीं देंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, बस हो गया। रिपीट नहीं कर रहे और नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी ब्लॉक बनाएंगे नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये तरीके आपके पास हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब मुझे आप ये बताओ, √5 को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले बताओ √5 बनेगा कैसे। आप कहोगे जी 2 और 1, इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और अंडर रूट कर दोगे, तो √5 बन जाएगा जी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहीं भी ओरिजिन ले लो, ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो कितना, 2, 2 डिस्टेंस 1 और 2 ले लिया जी आपने 2 डिस्टेंस। अब इस 2 से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो एक, जिसकी जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से आप इसको मिलाओगे तो ये यहाँ पे क्या लगना चाहिए, पाइथागोरस लगनी चाहिए, और पाइथागोरस किस पे लगती है, 90 पे लगती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब ये √5 आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पर कंपास रख के एक सर्कल बनाना, सर्कल बनाना, सर्कल। और वो सर्कल क्या करेगा, सर्कल क्या करेगा, इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। समझ रही है मेरी बात को भाई। √5 ये आ गया। अब इतनी कंपास खोल कर यहाँ कंपास रख के यहाँ से चाप लगानी है आपको, और एक सर्कल बनाना है। सर्कल इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं ज़रूर काटेगा, जहाँ पे भी वो काटेगा वही आपका √5 होगा। क्यों, सर्कल की हर रेडियस क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो इस नंबर लाइन पे भी ये वाला हिस्सा कितना होगा, √5 ही होगा। इस बात को समझो। ठीक है, तो आपको ये ऐसे करना है। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, आप धीरे धीरे सीखिए। रैशनलाइज करना, रैशनलाइज को क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेयकरण, परिमेय करने पर। ठीक है, परिमेय। अब परिमेय का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/2 - √3। इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको रैशनल नंबर बनाओ, उसको इरेशनल में नहीं छोड़ना। अब ये नीचे जो नंबर है वो इरेशनल है, डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, इसको क्या करो, इसको रैशनल बनाओ। रैशनलाइज का मतलब ये होता है। अब इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करना है कि 2 - √3 है, इसका माइनस वाला साइन चेंज करके 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, परिमेय बनाना है, परिमेय संख्या बनानी है डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे a - b a + b, तो a - b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², और उससे क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी वो रैशनल हो जाएगी, मतलब उसमें से अंडर रूट पार्ट हट जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + √3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ये 4 - 3 1। तो ये 2 + √3 आपने क्या कर दिया, 1/2 - √3 को रैशनलाइज कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर का हिस्सा है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो रैशनल नंबर है, देख लो, इरेशनल नहीं, खाली डिनोमिनेटर में। बस रैशनलाइज का मतलब यही है, परिमेय का मतलब यही है। ठीक,
आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। थैंक यू।